बच्चे अपने पास जो ये पहला क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, बोला गया है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द वैल्यूज ऑफ वर्क फंक्शन फॉर द फ्यू फोटोसेंसिटिव मेटल्स। हमारे पास सोडियम, पोटेशियम और इमोनोडियम, इन सब की क्या गिवन है, वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है, और साथ में गिवन है इफ ईच ऑफ द मेटल इज एक्सपोज टू वेवलेंथ ऑफ 300 नैनोमीटर। तो ये बताना है विच ऑफ देम विल नॉट एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स। भाई देखो, पहली बात तो सीधी कहानी है, आने वाली लाइट की एनर्जी अगर मिनिमम वर्क फंक्शन वाली एनर्जी के बराबर होगी, दैट इज थ्रेशहोल्ड एनर्जी के बराबर होगी, तो ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा, वरना नहीं निकलेगा। यही होता है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर यही था, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड सो एज टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल या फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल, उसको हम क्या कह रहे हैं, वही वर्क फंक्शन एनर्जी के इक्वल होता है। तो अगर हमारे पास वेवलेंथ 300 नैनोमीटर गिवन है, तो वेवलेंथ के रिस्पेक्ट में मैं इस वैल्यू के रिस्पेक्ट में वर्क फंक्शन की वैल्यू hc बाय लैम्डा नॉट से निकाल लूं। अब जिस जिस मेटल के केस में आने वाली लाइट, ये लैम्डा नॉट की जगह कामरते से लैम्डा लिखते हैं, क्योंकि ये किसकी एनर्जी है बच्चा, ये आने वाली इंसिडेंट लाइट की एनर्जी है। अगर इंसिडेंट लाइट की एनर्जी इन वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अगर कम होगी तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। सीधी बात है, कर लोगे बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास, बाय हाउ मच would the stopping potential for the given photosensitive surface go up if the frequency of the incident radiation were to be increased from 4 into 10 raised to the power 15 to 8 into 10 raised to the power 15 hertz। किसी को क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन पता चल गया? क्वेश्चन में क्या बोला गया, भाई हमारे पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसमें कितना इंक्रीज आएगा अगर आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी 4 से 8 हो जाए, मतलब डबल हो रही है, तो क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके इक्वल होती है, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। अगर हम सीधा सीधा लिखें कि आने वाली एनर्जी क्या है, एच न्यू पहले केस की इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी, फर्स्ट केस के लिए लिख लेते हैं। अब सेकंड केस में क्या हुआ, यही जो हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है ना, एच न्यू टू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस सेकंड काइनेटिक एनर्जी। यही हुआ कि नहीं, ऐसा ही है, किसी को इसमें दिक्कत, फाई नॉट में तो कोई चेंज आना ही नहीं है, वर्क फंक्शन बराबर रहना है। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में माइनस कर दूं, इन्होंने यही बोला है, बाय हाउ मच वुड द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ फोटो सेंसिटिव सरफेस गो अप। बाय हाउ मच मतलब हमें सेकंड काइनेटिक एनर्जी माइनस फर्स्ट काइनेटिक एनर्जी करनी है। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर दो, एच न्यू टू माइनस एच न्यू वन इज इक्वल टू फाई नॉट कैंसिल हो गया, तो K2 माइनस K1 के इक्वल सीधा आ जाएगा कि नहीं। ये बात समझ में आई है, सीधा है, H कॉमन लेंगे, न्यू टू माइनस न्यू, यहाँ नॉट नहीं सॉरी वन लिखना, न्यू वन इज इक्वल टू K2 माइनस K1, और ये K2 और K1 किसके इक्वल होते हैं, यही तो हमारी स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है। स्टॉपिंग पोटेंशियल डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है, ओनली थिंग इज काइनेटिक एनर्जी को अगर हम जूल्स में लिख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल में करते हुए उसे इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखेंगे, और तो कोई डिफरेंस नहीं है, तो इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, कर लोगे। फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू न्यू टू और न्यू वन की वैल्यू हमारे पास है, इसकी 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, न्यू वन की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज टू द पावर 15, एच प्लैंक कांस्टेंट है, K2 और K1 इंडिविजुअली निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरऑल चेंज ही निकालना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। कर लोगे बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखो जरा, अब अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, when a piece of metal is illuminated by a monochromatic light of wavelength lambda, then the stopping potential for the photoelectric current is 2.5 V naught। हमारे पास क्या गिवन है बच्चा, ध्रुव बच्चा बंद करना, यहां पे हमारे पास क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इज 2.5 V naught। ये स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है किस टाइम पे, जब हमने मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा से सरफेस पे हिट किया है। मोनोक्रोमैटिक सिंपल लाइट, व्हाइट लाइट नहीं है वो, कोई एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी एक सर्टेन वेवलेंथ वाली लाइट है वो, ठीक है। तो व्हेन द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट ऑफ वेवलेंथ 1.5 टाइम्स लैम्डा, देन द स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स V naught। क्लियर है। अब वेवलेंथ अगर बढ़ा दी है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो जाएगी। ओवरऑल क्या होता है, टोटल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, अगर वेवलेंथ बढ़ा देंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, एनर्जी कम होगी तो हमारे पास जो निकलने वाला इलेक्ट्रॉन उसकी काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी। नहीं, हम पता चल रहा है मैं क्या बोल रहा हूं सबको। अगर जो आने वाली लाइट की वेवलेंथ बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी घटेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी एनर्जी घटेगी,
एनर्जी घटेगी तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी, काइनेटिक एनर्जी कम रहेगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कम हो गई है। फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। हमें क्या निकालना है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ निकालनी है। अब इससे हम क्या करें? सेम क्वेश्चन नहीं बन गया इस तरह का मिलता जुलता। द ओनली डिफरेंस इज कि पहली बारी में इन्होंने क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन में हमारे पास बोला एक मोनोक्रोमैटिक लाइट है जिसकी वेवलेंथ कितनी थी? लैम्डा। अगर हमारे पास लैम्डा थी तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? hc बाय लैम्डा। इसको लिख दिया हमने फाई नॉट, काइनेटिक एनर्जी निकली K1। K1 जो किसके इक्वल आएगी अगर इलेक्ट्रोवोल्ट में लिखे तो 2.5 V नॉट, है ना। फिलहाल के लिए मैं इसको सीधा सीधा 2.5 V नॉट लिख दूं। किसी को इसमें परेशानी? ये बात समझ में आ रही है? जिस टाइम पे लेमडा की हमारे पास वेवलेंथ के साथ लाइट आके हिट कर रही थी सरफेस पे, तो उस वक्त जो स्टॉपिंग पोटेंशियल थी दैट वाज 2.5 V नॉट, और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाज एग्जैक्टली इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। द ओनली थिंग इज कि वो जूल्स की वजह इलेक्ट्रोवोल्ट में होनी चाहिए, तो उन्होंने ऑलरेडी वोल्ट में दिया, मैंने लिख दिया वहां पे। किसी को इसमें दिक्कत है? ठीक है। इसी तरीके से यहां पे अब इन्होंने क्या किया? hc बाय लेमडा। अब लेमडा की वैल्यू क्या कर दिया बच्चे? अब इन्होंने बोला है then the stopping potential of the photoelectric current is 2.5 when the same surface is illuminated by the wavelength of 1.5 lambda, 1.5 टाइम्स लैम्डा। यही हो गया, इस पे तो कोई चेंज नहीं आने वाला। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी अब कितनी बन गई है? इनकी बन गई है V नॉट, तो सीधा सीधा यहां V नॉट आ गया। कोई दिक्कत किसी को? अब हमें निकालना क्या है? इन्होंने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहां निकलेगी? अगर हम फाई नॉट है जो, इस फाई नॉट को मैं क्या लिख लूं? hc बाय लैम्डा नॉट। इसको भी मैं ऐसे ही लिख लूं hc बाय लैम्डा नॉट। मेरे को hc बाय लैम्डा नॉट की वैल्यू निकालनी है। कर सकते हैं? हाँ जी। अब हो सकता है यहां से hc बाय लैम्डा की वैल्यू जो है मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर दूं, है ना। hc बाय लैम्डा की जो मेरे पास वैल्यू, देखो इस वाली इक्वेशन पे ध्यान दो, hc बाय लैम्डा टाइम्स 1/1.5 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस V नॉट। कर सकता हूं? यहां पे hc बाय लैम्डा की ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, hc बाय लैम्डा नॉट प्लस 2.5 V नॉट टाइम्स 1/1.5 इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा नॉट प्लस V नॉट। कर सकते हैं? हमें लेमडा नॉट की वैल्यू निकालनी है, ब्रैकेट ओपन करेंगे, लेमडा नॉट वाली टर्म से एक साइड, V नॉट वाली टर्म से एक साइड, रीअरेंज करा, लेमडा नॉट की वैल्यू निकाल लोगे? आर्यन पक्का? सबको पता चल रहा है? आदित्य भाई सब पता चला कैसे करना है? ठीक है ना। चलो, उसके बाद हमारे पास आता है ये वाला क्वेश्चन। देखो बच्चा, इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है? The work function of cesium is 2.14 electrovolt. Find the threshold for cesium. क्या गिवन है बच्चा? वर्क फंक्शन गिवन है हमारे पास 2.4 इलेक्ट्रोवोल्ट का। हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये तो सीधा ही हो गया। अगर मेरे पास वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है दैट इज h न्यू नॉट की वैल्यू गिवन है, h न्यू नॉट इज इक्वल टू 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट। h को डिवाइड कर देंगे, न्यू नॉट की वैल्यू निकल जाएगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आ गई। किसी को इसमें दिक्कत? पता चल रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? हमारे पास अगर वर्क फंक्शन की वैल्यू गिवन है तो वर्क फंक्शन क्या होता है? h न्यू नॉट। तो वर्क फंक्शन से अगर मेरे को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं बस h से डिवाइड कर दूंगा तो निकल जाएगा कि नहीं? क्लियर है ये बात? फिर इन्होंने बोला है द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट। अब क्या गिवन है भाई? 0.60 वोल्ट की अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल है दैट मींस दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी अदर देन वर्क फंक्शन। जो वर्क फंक्शन के लिए एनर्जी थी उससे ज्यादा एनर्जी होगी जो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुई होगी, और वही काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0.60 वोल्ट है। अब मुझे क्या निकालना है? एच न्यू की वैल्यू निकालनी, आने वाली लाइट की एनर्जी। तो एच न्यू इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, यही रहता है। एच न्यू की वैल्यू मुझे निकालनी है, वर्क फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी 2.14 इलेक्ट्रोवोल्ट गिवन है, काइनेटिक एनर्जी उन्होंने कितनी दे रखी है? 0.60 वोल्ट। यही है, एच से डिवाइड कर देंगे, निकल जाएगा कि नहीं? सॉर्टेड है बच्चा? किसी बच्चे को इसमें परेशानी? न्यू नॉट हमारे पास सीधा आ गया था, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट, यही हुआ है ना।
जो एच न्यू था उसी को मैंने किस में लिखा, ईवी नॉट के अंदर, क्योंकि सारा कुछ ईवी नॉट और पोटेंशियल्स की टर्म में था। तो ईवी नॉट प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। यहां से हमने लेमडा की वैल्यू निकाली है, क्योंकि इन्होंने बोला क्या है, दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। क्लियर बात है। ऊपर जो मैं बता रहा था वहां क्या बोल रहा था, ये एच न्यू निकालेंगे तो एनर्जी आएगी, इसको सी बाय लेमडा के टर्म्स में लिखेंगे, वेवलेंथ निकाल लेंगे। क्लियर है, पक्का आ रहे? और किसी बच्चे को प्रज्ञा समझ में आ रहा बेटा? पक्का कर लोगे इसे? किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट हो तो बता देना। आ रहे आदित्य भाई सब आ रहे? हाँ या ना? इसमें कहाँ दिक्कत है बताओ? समझ नहीं आया, क्वेश्चन नहीं पता चला तो बोलो बच्चे, स्लो कर लेते हैं और रोक के कर लेते हैं। मेरी बात समझो, हमारे पास हम क्या बात कर रहे हैं। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम गिवन है। वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम कितना गिवन है? 2.14। अगर हमारे पास किसी चीज का वर्क फंक्शन गिवन है, वर्क फंक्शन का मतलब क्या होता है, जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जितनी चाहिए, और उसके बाद थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमें निकालनी है, वो तो सीधा ही हो जाएगा। कैसे होएगा सीधा भाई? फाई नॉट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, न्यू नॉट इज इक्वल टू फाई बाई एच। सीधी कहानी है। फाई की वैल्यू 2.14 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19। क्यों किया? क्योंकि जो एच होता है वो जूल सेकंड के अंदर है, तो हमें इस ईवी नॉट को किस में कन्वर्ट करना पड़ गया? जूल्स के अंदर। कैसे होता है? इलेक्ट्रोवोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से मल्टीप्लाई करो, एच से डिवाइड कर दिया। इस चैप्टर के अंदर जब मैं चैप्टर का पूरा मैंने जो हमारा एक ही लेक्चर में खत्म हुआ था, मैंने उसमें स्पेशली बताया था फॉर्मुलाज डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सीधा है, क्योंकि एक ही तो फॉर्मुला है। घुमा फिरा के तुम ध्यान से सोचो तो पूरे चैप्टर में एक फॉर्मुला चल रहा है, एच न्यू इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी। फर्क कहाँ आएगा? तुम्हारे आंसर्स मैच नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम जो यूनिट्स का गेम है ना उसमें उलझ जाएंगे। ये ध्यान रखना, हमारे पास एच हमेशा जूल्स के अंदर है, एनर्जी इलेक्ट्रोवोल्ट में दे रहे हैं, तो इलेक्ट्रोवोल्ट को हमेशा किस में करो? जूल में कन्वर्ट, या इसको इलेक्ट्रोवोल्ट्स में कन्वर्ट कर लो। किसी चीज को जूल्स में कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रोवोल्ट से, तो क्या करो? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो। जूल को इलेक्ट्रोवोल्ट में कन्वर्ट करना है तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड कर दो। यही रहेगा सिंपल। इसी कन्वर्जन पे ध्यान देना, इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में कुछ नहीं है। जो काइनेटिक एनर्जी है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगी, बस ये काइनेटिक एनर्जी हम जूल्स में लिखते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल इलेक्ट्रोवोल्ट में होती है। तो जूल्स और इलेक्ट्रोवोल्ट का जहां तुमने कन्वर्जन पकड़ लिया, तीसरा फॉर्मूला कोई आ ही नहीं रहा इसके अंदर। समझ रहे हो? तो यहां पे अब यही था, फाई बाय जो एच है, थ्रेशोल्ड एनर्जी डिवाइडेड बाय एच, इसकी वैल्यू निकली तो 5.16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज निकल गया हमारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इसके बाद बोला था इन्होंने कि अगर द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट लाइट हमें निकालनी है इफ द फोटो करंट इज ब्रॉट टू जीरो बाय द स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ 0.60 वोल्ट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो किसकी वजह से आ रही होगी? काइनेटिक एनर्जी की वजह से। यही रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कैसे निकलेगी? देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एच सी बाय लेमडा इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल प्लस थ्रेशोल्ड एनर्जी। यही था वर्क फंक्शन। मैंने थ्रेशोल्ड एनर्जी को इस साइड भेजा या वर्क फंक्शन को इस साइड भेजा, एच सी बाय लेमडा माइनस फाई नॉट, या ईवी नॉट प्लस फाई नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा। यहीं से वहां पहुंचे थे, वो बस वो कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है मैंने। तो यहां से हमें क्या निकालना? हमें तो लेमडा की वैल्यू निकालनी है। फाई नॉट को उधर भेजा, एच सी को डिवाइड किया, रेसिप्रोकल किया, लेमडा की वैल्यू एच सी बाई ईवी नॉट प्लस फाई नॉट आया कि नहीं? ठीक है ना? तो सिंपल रीअरेंजमेंट है सिर्फ। तो एच की वैल्यू हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास है। अब जो ईवी नॉट है, सिंस एच की वैल्यू किस में थी? जूल्स में, तो ईवी नॉट को जूल्स में कन्वर्ट कर लिया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके। क्लियर है? डन। और फिर हमारे पास जो ये 2.4 था, ये भी इलेक्ट्रोवोल्ट्स के अंदर था, इसको भी हमें जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 19 से। सॉल्व किया तो हमारे पास ये मीटर्स में आंसर आ जाता है, जिसको नैनोमीटर्स में हम लिख देते हैं। क्लियर है बच्चे? पक्का? ठीक है आदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूजिंग द ग्राफ फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस द इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन कैलकुलेट प्लैंक्स कांस्टेंट। यहां बोला गया है कि भाई इस ग्राफ को यूज करके प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। अपने को पता है प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, बट ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि इररिलेवेंट है, ये एग्जाम में आया हुआ है, पहले पीवाईक्यूज का ही है ये। तो इसके अंदर हम कर क्या रहे हैं, ये ग्राफ गिवन है अपने पास। अगर तुम ग्राफ पे ध्यान दो, यहां से यहां तक जब तक फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, इस फ्रीक्वेंसी तक किसी भी इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन हुआ ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन हमारे पास इजेक्ट कब हुआ है? जब वो इस सर्टेन फ्रीक्वेंसी पे पहुंचा जिसकी वैल्यू 5 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज गिवन है।
तो दिस इज द थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये गिवन है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाद 8 पर आकर 8 इंटू 10⁻14 पर आके हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है वो 1.23 गिवन है। यही गिवन है ग्राफ के अंदर, जो जो ग्राफ में गिवन है उसे लिख लेते हैं। अब डेल्टा वी नॉट इज इक्वल टू 1.23 माइनस 0 इज इक्वल टू 1.23 वोल्ट। डेल्टा न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी 8 माइनस 5 इंटू 10⁻14। ये मैंने क्या किया, ये इस तरीके से करना है तो देखो इस तरीके से कर लो, सेम कहानी है, वरना ग्राफ से इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तब भी निकल जाएगा। ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट था कि नहीं? हम यहां से शुरू करें सीधा, ईवी नॉट इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट था। मैंने जब डेरिवेटिव किया, ई कांस्टेंट है वी नॉट का, डेल्टा वी नॉट, एच कांस्टेंट है न्यू नॉट का, डेल्टा न्यू हो गया, और फाइव नॉट कांस्टेंट था उसकी वैल्यू 0, तो एच की वैल्यू डायरेक्टली ई डेल्टा वी नॉट बाय डेल्टा न्यू हो गया। अब ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली बोला था ग्राफ को यूज करना है। अगर सिंपल बोलते ना कि एच की वैल्यू निकालो, तो मैंने जैसे अभी बताया हमारे पास फाइव नॉट की वैल्यू गिवन है, हमारे पास इस एनर्जी, इस सर्टेन कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू गिवन है। तो इन दोनों को यूज करके, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल है तो काइनेटिक एनर्जी आई जाएगी उसको, है ना, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करके। तो इन वैल्यूज को यूज करके भी मैं सॉल्व कर ही सकता था, पर ग्राफ में स्पेसिफिकली इनको यूज करना है तुम्हें। तो इनको यूज करते हुए हमारे पास क्या है, हमने क्या किया, जो हमारे पास ये इक्वेशन थी इसका सिर्फ डेरिवेटिव कर दिया। डेल्टा वी नॉट क्या आता है, फाइनल माइनस इनिशियल, यही है। फाइनल वैल्यू हमारे पास क्या है 1.23 माइनस 0, और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी में जो चेंज आया वो कितना आया है, हमारे पास 8 और 5 के बीच का डिफरेंस है ना। तो 8 और 5 का डिफरेंस जितना भी हमारे पास निकलेगा उनकी वैल्यू डाल देते हैं, सॉल्व करेंगे तो एच की वैल्यू आ जाएगी। अगर यूजिंग ग्राफ ना कहा होता तो डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर वैल्यू डाल के भी हम इसे सॉल्व कर ही सकते थे। ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड per minute by a 25 watt source of monochromatic light of wavelength 500 Armstrong। क्या बोला गया बच्चे क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट। अब एक बात बताओ, 25 वॉट का सोर्स गिवन है, वॉट का मतलब क्या होता है, पावर, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम अपॉन टाइम पर सेकेंड, यही हुआ ना। एक तरह से हमारे पास एक सेकेंड में 25 जूल्स की एनर्जी निकल रही होगी, यही बात है। तो इन्होंने बोला एक मिनट में वो एनर्जी कितने फोटॉन्स रिलीज कर रही होगी जिसकी वेवलेंथ हमें गिवन है। अगर मैं एक फोटोन की एनर्जी निकालूं तो एच सी बाय लैम्डा नॉट निकल गई, या एच सी बाय लैम्डा निकली कि नहीं, एच सी बाय लैम्डा एक की एनर्जी है ना। तो 25 के हिसाब से अगर मैं पहले एक की एनर्जी निकाल लेता हूं, मैंने क्या किया, टाइम आ गया हमारे पास 60 सेकेंड्स, पावर है 25 वॉट, लेमडा की वैल्यू है 5000 एम्स्ट्रॉन्ग, क्लियर है। अब E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा होता है, अपने को पता है एनर्जी ऑफ फोटोन, पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू 25 इंटू 60। ये क्या हुआ, एनर्जी निकाली है तो 25 इंटू 60 क्रॉस मल्टीप्लाई किया सिर्फ। ये बात समझ में आ गई ना यहाँ पे, यहां तक इसमें किसी को दिक्कत है बच्चे? पावर इंटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी निकल रही है 1500 इज द टोटल एनर्जी। अब एच सी बाय लेमडा के अंदर जब मैं वैल्यू डाल रहा हूं, E इज इक्वल टू एच सी बाय लेमडा, तो H की वैल्यू, C की वैल्यू और लेमडा जो कि 5000 हमारे पास एम्स्ट्रॉन्ग में था उसको मीटर्स में कन्वर्ट किया, यहां से हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आ गई 3.97 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल्स। यही एनर्जी पता चला ना कैसे आ रही है। अब इस एनर्जी और नंबर ऑफ फोटॉन्स के बीच में रिलेशन क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन मस्ट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी, यही होगा, इक्वेट कर दो। नंबर ऑफ फोटॉन्स इज इक्वल टू जो हमारे टोटल एनर्जी आई थी 1500 डिवाइडेड बाय दिस मच अमाउंट ऑफ एनर्जी। नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल गए 3.78 इंटू 10⁻21। पता चला है, करके दिखाने की जरूरत है इसे, पक्का पता चल रहा है बच्चे, ठीक है ना, पक्का। मुझे लग नहीं रहा है कोई है बच्चा जो जिसको समझ नहीं आ रहा है, नहीं पता चला ये वाला क्वेश्चन। बेटा हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर बोला है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर मिनट के हिसाब से मुझे निकालने हैं। हमें बोला है फाइंड द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट बाय 25 वॉट सोर्स। पावर कितना गिवन है, 25 वॉट, ठीक है 25 वॉट। और इन्होंने बोला नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर मिनट, पर मिनट के लिए गिवन है। तो एक बात बताओ,
अगर मैं पावर का फॉर्मूला लगाऊं तो एनर्जी अपॉन टाइम होता है, तो टोटल एनर्जी होगा वो पावर इनटू टाइम होगा। अब पर मिनट का मतलब 60 सेकंड्स के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उसी के लिए निकालना है मुझे। पावर इंटू 60, पावर की वैल्यू कितनी है 25, तो यहां से टोटल एनर्जी इन 1 मिनट हमें मिल जाएगी कि नहीं। टोटल एनर्जी 25 इंटू 60 करना कितना आ रहा है, 1500 जूल की एनर्जी आ गई है हमारे पास। अब हमें गिवन है कि जो हमारा फोटोन है उसकी वेवलेंथ कितनी है। एक फोटोन की वेवलेंथ आ रही है 5000 एंगस्ट्रॉम, तो यहां से एच सी बाय लेमडा से मेरे पास एनर्जी ऑफ वन फोटोन आ जाएगी। अगर मैं n से मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन आ जाएगी, और टोटल एनर्जी किसके इक्वल होनी चाहिए, इसके होनी चाहिए कि नहीं। वैल्यू निकाल लो, n इज इक्वल टू 1500 डिवाइडेड बाय एच सी बाय लेमडा, लेमडा ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया। फर्क क्या है, बस जो लेमडा हमारे पास वो एंगस्ट्रॉम में, इसको हम क्या कर लेंगे 10 रेज़ टू द पावर -10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। h हमारा ऑलरेडी जूल्स के अंदर है, c स्पीड ऑफ लाइट मीटर पर सेकंड में है। सारे स्टैंडर्ड वैल्यूज में आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, n निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चा, अब हमारे पास है ये, हमने चलो इस टाइप का क्वेश्चन कर लिया, ये भी हो गया है। इस क्वेश्चन को देखो बच्चा, वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम, ये हमने कर लिया ऑलरेडी, डिस्कस हो गया अपना ये भी। फिर है ये वाला, देखो जरा यहां क्या है बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, मोनोक्रोमैटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 14 हर्ट्ज इज प्रोड्यूस्ड बाय अ लेजर। हमारे पास क्या गिवन है, फ्रीक्वेंसी गिवन है हमारे पास, द पावर एमिटेड इज 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 वॉट। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन इन लाइट बीम, निकल जाएगी, निकल जाएगी कि नहीं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें पावर गिवन है, एनर्जी निकालनी है। पावर क्या होता है, पर सेकंड है ना, एनर्जी पर सेकंड, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एनर्जी डायरेक्टली आएगी कि नहीं हमारे पास। पावर एमिटेड हमारे पास 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3 वॉट है। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन लाइट बीम, डायरेक्टली निकाल लोगे। किसी बच्चे को इसमें दिक्कत, ये देखो फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, पावर हमें गिवन है, E इज इक्वल टू एच न्यू, सीधा सीधा h और न्यू से मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास पावर आ गई, मतलब एनर्जी आ गई, सीधा सीधा कुछ किया नहीं है खास, है ना। अब मुझे नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना है तो पावर बाय एनर्जी, यही होता है। सीधा सीधा सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू डालो, फोटोन्स पर सेकंड हमारे पास निकल गया। क्लियर है, किसी बच्चे को दिक्कत। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सेकंड वो पावर के इक्वल हो गई। हमारे पास अब जो एक फोटोन की एनर्जी है 2.49, टोटल एनर्जी पर सेकंड हमारे पास कितने गिवन थी, जो हमारे पास ये पावर गिवन थी 2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -3, इससे इस एनर्जी को डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ फोटोन्स निकल आएंगे अपने, है कि नहीं। ये बात समझ में आ रही है, किसी बच्चे को इसमें इशू, ठीक है, डन। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखो, और मोनोक्रोमैटिक सोर्स emitting light wavelength 600 nanometer has a power output of 66 watt, calculate the number of photons in 2 minutes। सेम क्वेश्चन हो गया, कर सकते हो बच्चे अटेम्प्ट, ठीक है। How many photons are received on earth per centimeter square per hour if the energy from the sun reaching on the earth is at the rate of 2 calories per centimeter square per minute and the average wavelength of solar light be taken as 5500 angstrom। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। देखो अगर इसके अंदर तुम यूनिट्स से ज्यादा परेशान ना हो कि देखो कैलोरीज में गिवन है 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल्स, होता है, रिलेशन पता है, यानी कि मैं कैलोरीज को जूल्स में तो कन्वर्ट कर ही सकता हूं। एनर्जी किस फॉर्म में है, 4.2 इंटू 2 दैट इज 8.4 जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। ये एरिया के हिसाब से एनर्जी दी गई है, क्योंकि हमारे पास बोला क्या, हाउ मेनी फोटोन्स आर रिसीव्ड ऑन द अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर। एक मिनट में पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से हमें वैल्यू निकालनी भी है। एक इन्होंने क्या बोला है, इफ द एनर्जी ऑफ द सन रीचिंग द अर्थ इज एट द रेट ऑफ, यानी कि एक मिनट के अंदर अगर मैं कैलोरीज को जूल्स में कन्वर्ट करूं तो 8.4 जूल्स एनर्जी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे आ रही है। ये चीज समझ में आ रही है क्वेश्चन में क्या गिवन है।
अगर हम इस वैल्यू पे ध्यान दें, यहां बोला गया है कि 2 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट आ रही है। इसका मतलब हुआ क्या भाई, 1 मिनट के अंदर 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर आके फॉल कर रही है। कैलोरीज को कन्वर्ट करना है तो 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 8.4 जूल्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 मिनट के अंदर लाइट हमारे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे आके गिर जाती है। यही बात है, क्वेश्चन में बोला भी यही है कि पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आर निकालना। ये 1 मिनट के लिए है तो 1 घंटे के लिए निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एंड द एवरेज वेवलेंथ ऑफ सोलर सनलाइट बी टेकन एज 5500 एंगस्ट्रॉम। अब निकाल सकते हो हाउ मेनी फोटोन्स। हमारे पास क्या क्या गिवन है, लैम्डा नॉट की वैल्यू गिवन थी 5500, एंगस्ट्रॉम को मैंने मीटर्स में कन्वर्ट किया। रेट ऑफ सोलर एनर्जी रीचिंग अर्थ 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, जिसको हमने 4.2 से मल्टीप्लाई किया और पर मिनट को 60 से मल्टीप्लाई किया तो जूल्स पर सेंटीमीटर पर आर निकल गया। पर आर क्योंकि हमें पूछा गया क्वेश्चन में। एनर्जी ऑफ फोटोन रिसीव्ड ऑन अर्थ इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। बिल्कुल ठीक है, तो हमने E की वैल्यू निकाल ली है, H की वैल्यू है, C की वैल्यू है, लैम्डा हमें गिवन है, यहां से टोटल एनर्जी आ गई। ये किसकी है, एक फोटोन की एनर्जी। अब हमें क्या निकालना है, लेट n बी द नंबर ऑफ फोटोन्स रीचिंग द अर्थ पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर आवर। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी, n दैट इज नंबर ऑफ फोटोन्स इनटू एनर्जी ऑफ वन फोटोन, n इनटू 3.6 इनटू 10 रेज़ टू द पावर -19। ये वैल्यू को मैंने n से मल्टीप्लाई कर दिया, होना चाहिए। अब टोटल एनर्जी जो है वो हमारे पास कितने गिवन है, 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, इसके इक्वल इक्वेट कर दिया है ना। जब इसे जूल्स में कन्वर्ट किया था 2 इंटू 4.2 इंटू 60 के साथ इक्वेट किया, इकलौता वेरिएबल n बच गया, क्रॉस मल्टीप्लाई n की वैल्यू आ गई। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बेटा? देखो हमने टोटल एनर्जी निकाली किसकी, एक फोटोन की। अब पूरे अर्थ के सरफेस पे जो एनर्जी आ रही थी वो कितनी आ रही थी, 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर पर मिनट थी कि नहीं। मैंने इस 2 कैलोरीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट को इंटू 60 करके पर आर कर दिया और कैलोरीज को 4.2 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में कर दिया। तो दैट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज फॉलिंग फ्रॉम द सन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। आया कि नहीं? बस E इज इक्वल टू एच न्यू, जैसे हमारे पास n इज द टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स, दिस इज द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन, मस्ट बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी 2 इंटू 4.2 इंटू 60, n निकल जाएगा। निकलेगा कि नहीं? बात समझ में आ रही है? देखो बच्चे, जिस स्पीड से मैं करा रहा हूं और जैसे मैं बोल रहा हूं, जब तक मैं बता रहा हूं तब तक ठीक है। तुम ना कैलकुलेशंस कर रहे हो ना इसको सॉल्व कर रहे हो, घर पे जाके इन क्वेश्चंस को रिपीट कर लेना, तब कहीं आउटपुट आएगी। एक और डाउट सेशन रख लेंगे, कोई इश्यू नहीं रहेगा उसमें, लेकिन इन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट कर लेना। मेरा मेन मकसद क्या इस टाइम पे ये बताने का कि भाई ऐसा है, तुम देख सकते हो फॉर्मूला कुछ दूसरा नहीं है, सिर्फ यूनिट्स का गेम चल रहा है। फॉर्मूला तो हर बार यही आ रहा है, पावर आ गया तो नंबर ऑफ फोटोन्स निकालना आ गया। नंबर ऑफ फोटोन्स क्या होएगा हमारे पास, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ वन फोटोन। इसके अलावा तीसरा कुछ नहीं लग रहा है यहाँ पे अब। ठीक है, अब आती है डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या था, एनर्जी ऑफ फोटोन h न्यू hc बाय लैम्डा, या लैम्डा को h बाय mv लिख सकते हैं, है ना, या फिर h बाय जो mv मोमेंटम है उसको 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी अंडर द रूट, ये लिख सकते हैं कि नहीं। ये काइनेटिक एनर्जी के साथ हमारे पास उसका मोमेंटम का रिलेशन होता है mv की जगह। और इसी में अगर मैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड अंडर अ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दूं, तो देखो मास की वैल्यू मुझे पता है, 2 की वैल्यू पता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, एच प्लैंक कांस्टेंट पता है, इन सारों की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं तो डायरेक्ट 12.27 एंगस्ट्रॉम अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ वी निकल सकता है कि नहीं। तो इसी का डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो ये है कि हमारी कैलकुलेशंस बच जाएंगी इन सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू डालने वाली, ये स्पेसिफिकली इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अब डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ मूविंग पार्टिकल ऑफ मास m एट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3m kT। k क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, t हमारे पास टेम्परेचर आ गया, 3 और मास m हमें पता ही है क्या है। वैल्यू डालेंगे, डायरेक्ट आंसर आएगा अपना वेवलेंथ का। अब क्वेश्चन देखो जरा, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ accelerating potential required to accelerate a proton and an alpha particle to have the same de Broglie wavelength। क्वेश्चन में क्या बोला गया, रेशियो ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू एक्सेलरेट अ प्रोटॉन एंड एन अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन जिनकी वेवलेंथ सेम है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ सेम है, मासेस में डिफरेंस है ना। हमारे पास क्या गिवन है, मास m, q इज द चार्ज, v इज द पोटेंशियल डिफरेंस।
एंड v इज द वेलोसिटी। पोटेंशियल एनर्जी कितनी गिवन है, qv। ev होता है, e की जगह हमने qv लिखा क्योंकि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो अलग आएगा, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल आएगा तो अलग आएगा। तो qv के अंदर qv जो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, वहां से हमने m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m करके p स्क्वायर बाय 2m लिखा है। अगर मैं यहां से तुम्हें रिलेट कराऊं सीधा, लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p h बाय 2m qv, यही बना कि नहीं। यहां मैंने क्या किया है, जो हमारे पास qv इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर था, तो यहां से मास इंटू वेलोसिटी, मास से मल्टीप्लाई मास से डिवाइड, ऊपर क्या बन गया हमारा मोमेंटम, mv मोमेंटम बना कि नहीं, p स्क्वायर बाय 2m बना। सेम जैसे काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट कराते हुए करते थे बेटा, p इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m ev था कि नहीं, e की जगह सिर्फ q आया है, कोई अलग नहीं है, पता चल रहा है। अब यहां से अगर मैं लेमडा की वैल्यू निकालूं h बाय p, तो ये हमारा अभी ऊपर हमने फॉर्मूला देखा भी था, लेमडा क्या था, h बाय p क्या है, 2m qv। अब ये अगर q प्रोटॉन के लिए है तो p आ गया, अल्फा पार्टिकल के लिए होगा तो अल्फा लिख देंगे। दो केसेस बन गए कि नहीं, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन, यही रहेगा पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। इसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल, पोटेंशियल ऑफ अल्फा पार्टिकल, क्योंकि बोला गया था कि ये वेवलेंथ इक्वल है। दोनों को इक्वेट करते हैं, रिलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कि नहीं, ठीक है।